नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आज मैं एक और बुक लेके आई हूँ आप सबके सामने, उसके बारे में बताने। ये बुक दिख रही है जिंदगी। इस बुक का नाम है विचारों की बूंदें, जिसे हार्दिक महाजन जी ने लिखा है। ये उनकी सोलो बुक है और ये उन्होंने भेजी है मुझे उपहार स्वरूप। स्वयं युग पब्लिकेशन की से प्रकाशित करवाई है, वहाँ से भेजी है। ये इधर मेरा नाम, तो ये हार्दिक महाजन भैया की तरफ से मुझे उपहार स्वरूप दी गई है। तो सबसे पहले तो हार्दिक महाजन भैया जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी इतनी सुंदर बुक मुझे उपहार में भेजी। और इसके पहले ये विचारों की बूंद, इसके पहले भी उन्होंने मुझे अपनी 2 बुक भेजी थी। एक ये कमेंट में कोट्स और एक उनकी ये बुक विचारों में सुविचार। तो इसके पहले उन्होंने ये 2 बुक अपनी उपहार में भेजी थी, ये मैं पढ़ चुकी हूँ और ये उनकी तीसरी बुक है विचारों की बूंदें। अब इसे भी मैंने पढ़ लिया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये हार्दिक महाजन भैया, इसमें भी इनका लिखा है परिचय, इसमें भी बुक के पीछे इनका परिचय लिखा है और इस बुक में भी पीछे इनका परिचय लिखा है। तो मैं इनके बारे में बताऊं तो हार्दिक महाजन जी द्वारा प्रेरणादायक और उदाहरणों से भरी पुस्तक, जो ये पुस्तक है उदाहरणों से भरी हुई है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे जो सामाजिक पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समाज में हम देखते हैं और समाज में फैली बुराई, समाज में कुछ प्रेरणादायक बातें भी इस पुस्तक में आपको मिलेंगी। और हार्दिक महाजन जी जो है वो मध्य प्रदेश की धरती पर नीमाबाड़ी तलाई मार्ग तिलक पथ खरगोना में 1 दिसंबर 1994 को जन्मे थे। और इन्होंने स्नातक करने के बाद पूजा सामग्री बेचने के अपने पुश्तैनी व्यवसाय को अपनाया। मतलब अभी इनकी खरगोना में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इनकी दुकान है। ये दुकान भी चलाते हैं और साथ ही साथ रचनाएं भी लिखते हैं, कोट्स भी लिखते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ भी लिखते हैं। ये हार्दिक महाजन भैया जी हैं। तो मतलब कि एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक, या कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल लेखक भी बहुत अच्छे हैं। और इनकी जो ये बुक है वो स्वयं युग पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। मैं एक चीज़ बताऊँ, स्वयं युग पब्लिकेशन से जो बुक्स प्रकाशित होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। जैसे ये बुक है, इसका कवर पेज भी बहुत अच्छा है और अंदर के पेजेस भी बहुत अच्छे हैं। और ये भी बुक स्वयं युग से प्रकाशित हुई है, इसका भी कवर पेज और अंदर का जो पेजेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव हैं। और ये विचारों में सुविचार, ये भी स्वयं युग पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेपर क्वालिटी है। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि स्वयं युग पब्लिकेशन से अपनी बुक प्रकाशित करवाएं। बहुत ही अच्छा उनका काम है, बहुत ही अच्छी जो है पेपर क्वालिटी है बुक की। तो अब मैं बुक के बारे में बताती हूँ, जो कि ये विचारों की बूंदें हार्दिक महाजन भैया ने मुझे उपहार स्वरूप दी है। मैंने इस बुक को पढ़ा। इस बुक में हमारे समाज में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शिक्षा, मतलब जो सामाजिक बुराई होती है और जो हम लोगों को प्रेरणा दे के उन्हें समाज में रहने योग्य बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें कोट्स के माध्यम से लिखी है। जैसे ये हर पेज पे उनका एक कोट आपको नज़र आएगा, ये एक इस पेज पे है, एक इस पेज पे है, ऐसे। तो ये पूरी बुक में ऐसे ही उनके छोटे छोटे कोट्स, या आप विचार भी कह सकते हैं, वो इन्होंने लिखा हुआ है। और ये टोटल 160 पेज हैं। तो जो है, एक मतलब जो बुक लवर होते हैं, या कह सकते हैं जो बुक वॉर्म होते हैं, किताबी कीड़ा, उन लोगों के लिए तो ये पुस्तक जो है बहुत जल्दी ही पढ़ लेने वाली है। और मैं बताऊँ, मैंने तो इसे 2 घंटे में ही ख़त्म कर दी थी, क्योंकि मुझे तो पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो मेरे लिए तो ये सब 2-3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो मैंने 2 घंटे में इसे ख़त्म कर ली थी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्रेरणादायक बातें हैं। मैंने इसको नोट भी किया कि इसमें जो कोट्स हैं वो किन किन चीज़ों पे हैं, वो मैं दिखाती हूँ। जैसे इसमें जो कोट्स हैं वो हैं ये, एक इसमें शिक्षा के ऊपर बहुत सारे कोट्स लिखे हैं। उसके बाद विद्या क्यों ज़रूरी है, उस पे बहुत सारी बातें लिखी हैं। ज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो लिखा है। और इंसान की जो पहचान है वो कैसे होती है, इंसानियत की पहचान कैसे हो सकती है, उसके बारे में बहुत सारे कोट्स हैं। इसमें शायरी है और विचार हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत भी है, जिसके बारे में इन्होंने छोटे छोटे कोट्स के माध्यम से लिखा है। फिर देशभक्ति कैसे जगाई जाए, लोगों में क्यों ज़रूरी है, ईमानदारी कैसे जगाई जाए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पे भी बहुत सारे इन्होंने कोट्स लिखे हैं। फिर भेदभाव, कैसे कैसे समाज में भेदभाव को हम कम कर सकते हैं, एकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। और बहुत सारे मोटिवेशनल इनके कोट्स और शायरी और विचार भी हैं। और
सपने पूरे करने पर भी इन्होंने लिखा है कि कैसे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनकी जो पुस्तक है उसमें इसी तरह के कोट्स आपको मिलेंगे। मैंने इसे पढ़ा तो मैंने ऊपर नोट कर लिया जिससे कि इसे दिखा सकूँ, बताया जा सके। अब मैं जो मुझे इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये सबके लिए अच्छी है, इसमें जितना भी लिखा हुआ है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और पढ़ने योग्य है। पर एक होता है कि इंसान को मतलब जैसे एक विचारों का होता है कि मेरे विचार या मेरे हिसाब से या मुझे समाज में क्या चीज़ें बदलाव करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे जो चीज़ें ज़्यादा पसंद आई, जो कोट्स ज़्यादा पसंद आए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि इसमें जितने कोट्स हैं वो सबको ही पसंद आएंगे, बहुत अच्छे हैं। पर मुझे जो बहुत पसंद आए वो मैं बताती हूँ। जैसे एक कोट है ये, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, झूठ और स्वार्थ से मिटाए जाते हैं, जो सच्चे जज्बात को समझ ले वो हर रिश्ते में प्यार भर दे। सही बात है, जो रिश्ते होते हैं वो मतलब से और पैसे से बिल्कुल नहीं निभाए जाते। उन्हें अगर निभाना है तो आपको दिल से ही निभाना पड़ेगा, भावनाओं से ही निभाना पड़ेगा। और अगर रिश्तों में ज़रा सा भी कोई झूठ बोल दे या कोई स्वार्थ दिख जाए तो फिर वो रिश्ते मतलब के हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं ना कि केवल भगवान ही नहीं, आपके जो आसपास के इंसान हैं वो भी भाव के भूखे हैं। अगर आप उनसे सच्ची भावना से, सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं तो आपका रिश्ता ज़रूर टिकेगा। तो एक मुझे ये कोट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जो दूसरा था मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि जहाँ विश्वास हो वही रिश्ते फलते हैं, जहाँ प्यार हो वही रिश्ते चलते हैं। अगर रिश्तों को निभाना चाहते हो तो खुद को ईमानदारी से बदलते रहो। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है इंसान हैं, हम जैसे पहले थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, हम अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भी मतलब प्रकृति जो है उसका ये नियम है, उसमें बदलाव होता ही रहता है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, 10 साल बाद हो। और इंसान जो है वो भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो उसमें भी बदलाव होते रहना चाहिए, उसको भी बदलते रहना चाहिए। जैसे कि पीढ़ियाँ बदलती हैं, अभी जो हमारी सोच है वो 10 साल के बाद बच्चों की सोच जो होगी वो बदल जाएगी। तो इसी तरह हर इंसान को बदलना ही चाहिए। तो खुद को ईमानदारी से बदलते रहना चाहिए। और जहाँ पे आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बुराई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, तो उस वहाँ पे अपने आप को बदल लेना ही ज़्यादा अच्छा होता है। बल्कि अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम बदलेंगे नहीं, हम ढिठाई से उसी तरह रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान ज़्यादा देर चल पाता है। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं तो कहते हैं ना कि जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं उनमें बदलाव होता है, लेकिन जिनमें बदलाव नहीं होता है, जो बदलती नहीं है, तो उन्हें मृत के समान माना जाता है। तो जहाँ विश्वास होता है वहीं रिश्ते फलते हैं। अगर विश्वास भी कम हो, ना हो, तो भी रिश्ते नहीं चलते। फिर एक कोट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मैं पढ़ के वो ये है कि ये देश के ऊपर है, मतलब देशभक्ति की भावना कैसे जगानी है किसी में, कि अगर देश को बदलना है तो खुद को बदलो। अपने अंदर पहले अपने अंदर की बुराइयों को टटोलो। जब हर इंसान खुद सुधर जाएगा तब समाज भी नया बन जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। और अगर इसे गहराई से समझा जाए, इसके मतलब को समझा जाए, तो सच में कि अगर हमें अपने देश को बदलना है तो सबसे पहले हमें शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम ज्ञान दे रहे हैं पड़ोसी को या किसी और को और हम खुद वही गलत काम कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है बोलते हैं कि घूस मत लो, बेईमानी मत करो, दूसरों को लूटो मत, ऐसा दूसरों को सलाह देते हैं। लेकिन जब वो खुद पे बात आती है तो खुद ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। फिर वहाँ पे सोचते हैं कि मेरा भला हो रहा है तो मुझे अपना भला पहले कर लेना चाहिए। तो अगर इंसान खुद से बदलाव करना शुरू करे, खुद से सुधार करना शुरू करे, तो धीरे धीरे पूरे देश दुनिया बदल जाएगी। और एक और रचना है, ये देशभक्ति पे ही है कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक नहीं, रोज अपने कर्तव्यों को निभाना भी वतन परिस्थिति है। जो देश के लिए सोचे वही असली नागरिक है, वरना इंसान तो बहुत है पर देश के सपूत कम है। सही बात है। हमें जो देशभक्ति है वो हमेशा ही जगा के रखनी चाहिए। नहीं 15 अगस्त को है तभी हम देशभक्त बन के घूम रहे हैं और अपने झंडे और अपने देश के लिए कुछ बोल रहे, या फिर 26 जनवरी आई है तभी हम तिरंगा लहरा रहे हैं या देश के लिए कुछ अच्छे भाषण दे रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और बाकी दिन हम ऐसे ही घूम रहे हैं। ना हमें अपने देश से मतलब है, ना राष्ट्रगान से मतलब है, ना तिरंगे से। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो अगर हम हमेशा ही देशभक्ति को जगा के रखेंगे तो शायद ही कोई फिर हमें कमज़ोर कर पाएगा।
अगला कोट जो मुझे बहुत पसंद आया वो भ्रष्टाचार पे है कि भ्रष्टाचार मिटेगा जब हम रिश्वत देना छोड़ेंगे। देश सुधरेगा जब हम अपनी सोच सुधारेंगे। हर बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है, तभी तो नई क्रांति समाज में खिलती है। ये भी भ्रष्टाचार पे है कि हम रिश्वत, असल में बात यही है कि कोई रिश्वत लेने नहीं आता है, हम देते हैं इसलिए वो रिश्वत लेता है। अगर हम क्या मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत देना छोड़ दे और वो वहाँ पे इसका विरोध कर दे या फिर वो वहाँ पे बता दे, तो फिर रिश्वत लेने वाले धीरे धीरे कम हो जाएंगे। पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अकेले अगर विरोध करेंगे तो कौन हमारा साथ देगा। पर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई एक इसका विरोध करे तो बहुत सारे लोग इसके साथ में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लगभग सारे के सारे लोग ही इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और घूस दे रहे हैं, लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। तो जितने देने वाले हैं मजबूर होके, लेने वाले उतने ही ज़्यादा हैं खुश होके। तो अगर एक इंसान विरोध करे तो उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। होता ही है कि किसी एक में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो जब एक कोई रिश्वत देना छोड़ देगा तो धीरे धीरे बाकी लोग भी छोड़ देंगे और देश में सुधार हो जाएगा। और ये शुरुआत भी अपने आप से ही करनी पड़ेगी, अपने घर से ही करनी पड़ेगी। फिर अगला कोट जो मुझे बहुत पसंद आया है वो है, असली ताकत बंदूकों में नहीं शिक्षा में होती है। कलम की धार से ही दुनिया बदलती है। जो स्कूल को महत्व नहीं देता वो देश के विकास की नींव को खो देता है। सही बात है। जो हमें असली ताकत मिलती है वो शिक्षा से ही मिलती है। आपने देखा है जो हमारा देश का संविधान लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, वो भी कितने पढ़े लिखे थे। और हमने हमेशा पढ़ा है भगत सिंह के बारे में, जो कि जेल में बंद थे लेकिन अपने विचारों से, अपनी लेखनी से जो है वो युवाओं में जोश जगाते थे। और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं, जैसे सरोजनी नायडू हैं। और अभी हम लोगों ने देखा वीर सावरकर के बारे में, वो भी लिख के ही, विचारों से ही अपनी दूसरों में क्रांति लाते थे, उनको उनमें जोश जगाते थे। तो ये जो शिक्षा होती है, शिक्षा लेने के बाद इंसान के जो विचार होते हैं वो खुल जाते हैं और वो कलम से अपनी दुनिया बदल सकता है। बंदूक से तो केवल लोगों को ज़बरदस्ती उनके सर पे बंदूक तान के ही उनको बताया जा सकता है, कुछ भी गलत काम करवाया जा सकता है, जैसा कि अक्सर हम लोग देखते ही आजकल हो रहा है। पर जो सही है, सही पथ पे ले जाना, सही मार्ग पे ले जाना और दुनिया को सही दिशा में ले जाना, वो शिक्षा से ही हो सकता है, वो कलम से ही हो सकता है। और फिर अगला कोट जो मुझे बहुत पसंद आया है वो ईमानदारी पे है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि लगभग सारे लोग ही ईमानदार हों। मुझसे लोग कहते भी हैं कि तुम ईमानदार हो, इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया ईमानदार है। मुझे क्योंकि बहुत धोखे मिलते हैं, तो मुझे अक्सर यही समझाया जाता है कि तुम ईमानदार हो, तुम अच्छी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया अच्छी है। पर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं हमेशा ही ईमानदार रहूँगी। धोखा देने वाले धोखा दें चाहे ना दें, वो उनका अपना मैटर है। कहते हैं ना कि अगर 4 लोग, मतलब 10 लोग कुएँ में कूद रहे हैं, तो क्या आप भी उनके पीछे कुएँ में कूद जाएँगे? जबकि आपको पता है कि कुएँ में कूदना गलत होता है। तो ऐसे मतलब मैं ऐसा मानती हूँ। तो ये ईमानदारी पे कोट है कि ईमानदारी की कीमत हर कोई नहीं समझता। इस राह पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। जो बेईमानी से बचकर भी आगे बढ़ता है वही असली ज़िंदगी को जीता है। सही बात है। ईमानदारी की कीमत जितने लोगों ने समझी है, उनकी ज़िंदगी सच में बहुत ही संघर्षपूर्ण और कष्टप्रद रही है। और धोखा तो ईमानदारों को ही सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो हर किसी को अपने जैसा ही अच्छा और ईमानदार समझते हैं। और इस राह पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि थोड़ी सा पैसा, थोड़ा सा मोह माया कुछ भी होता है, आदमी भटक जाता है। या फिर उसे बेईमान लोग ऐसा लालच देके अपने जैसा बनाने की भी कोशिश करते हैं। ये तो आँखों देखा है सबके। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जो इससे अछूता रह गया होगा। हो सकता है बचपन में उसने सोचा होगा कि मैं बड़ा होके ईमानदार बनूँगा, मैं कभी गलत राह पे नहीं जाऊँगा। लेकिन बड़े होने बड़े होने के बाद ऐसा कुछ मोमेंट आया होगा, ऐसे कुछ लोग आए होंगे जो थोड़ा लालच दिए होंगे, मोह माया में भटकाए होंगे और इंसान सोचा होगा अच्छा ठीक है चलो इतना थोड़ा सा कर लेते, किसी को पता नहीं चलेगा। और वो फिर थोड़ा 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 करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद अगली है ये कि अगला कोट जो हार्दिक महाजन भैया जी ने लिखा है मुझे बहुत पसंद आया कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनकी गाथाएं कभी नहीं मरती। हमारे लिए यह जरूरी है कि उनके सपनों का देश हम गढ़े। सही बात है। जो लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो हमारी रक्षा करते हुए हमारे बीच में हो। कभी कभी होता है कि हमारे बीच में भी कोई सेना का जवान, पुलिस या कुछ भी, कोई भी मर जाता है ऐसा, जो हमारी रक्षा कर रहा हो। तो
वो तो यही चाहते हैं कि उनका मतलब उनका जो उद्देश्य होता है या उनका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि देश में शांति, अमन, चैन बना रहे, लोग सुरक्षित रहें, देश विकास की ओर बढ़े। पर जब वो मर जाते हैं तो उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो उनका जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने की पूरी तरह से ज़िम्मेदारी देश के नागरिकों की होती है, हम ही लोग की होती है। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी कथाएँ तो हमेशा अमर रहती हैं, लोग सुनते ही हैं, पर उनका जो सपना है उसे पूरा करने का ज़िम्मेदारी जो हम लोगों के ऊपर रहता है, उसे निभाना चाहिए। और अगला कोट जो मुझे बहुत पसंद आया वो है, सरहद पर जो खड़ा है वो भी देशभक्त है, लेकिन जो अपने काम में ईमानदार है वो भी देशभक्त है। हर कोई अपने तरीके से वतन से प्यार करता है, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि ज़रूरी नहीं है अगर किसी को देशभक्ति करनी है तो वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई ही करे या सेना में ही भर्ती हो जाए, पुलिस में ही भर्ती हो जाए, तभी देश की रक्षा है। देश की रक्षा करनी है और अगर देशभक्ति अपना मतलब अपने आप को देशभक्त के रूप में दिखाना है तो जहाँ पे हैं, जिस हाल में हैं, जैसे हैं, वहीं पे भी आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में बैठ के भी ईमानदारी से, अपने ऑफिस में बैठ के भी ईमानदारी से काम करते हुए अपने वतन, अपने देश के प्रति ईमानदारी दिखा सकते हैं। और अगला जो है वो एकता पे है कि रंग रूप जात पात के नाम पर मत बंटो, हर दिल को जोड़ कर आगे बढ़ो। अगर मिलकर चलोगे तो फतह पाओगे, वरना नफरतों की आग में जल जाओगे। ये भी सही बात है। आजकल बहुत ज़्यादा ही अ, अभी तो धर्म के बेस पे लड़ाई और अलग हो गए हैं लोग, भेदभाव शुरू हो गया है। और इससे पहले जात पात था, उससे पहले रूप भी था सुंदर और कुरूप, और उससे पहले रंग भी था कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सांवला है। तो उस आधार पे भी लोगों को बांट के काम होता था। कहीं कहीं ये अभी भी है, पर अभी थोड़ा कम हो गया है जब से इसके प्रति जागरूकता फैलाई गई है, लेकिन अभी धर्म के प्रति कम नहीं हुआ है। तो हम लोगों को मिलके इन सारी जो कुरीतियाँ हैं, ये सारी जो छोटी सोच कह सकते हैं ऐसे, इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए और इंसान को खुल के और बहुत ऊंचा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। और सबसे पहले इंसानियत को रखना चाहिए, ना कि भेदभाव को रंग रूप जात पात के आधार पर। और जब इंसान कहते हैं ना कि प्रेम प्रेम जगा के रखना चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए, तो ये भी एक तरह का प्रेम ही है कि अगर लोग आपस में मिल के रहते हैं। और अगर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे से कुड़ते हैं, जलते हैं जात पात के आधार पर या रंग रूप के आधार पर, तो फिर ये चीज़ें उसके ही मन में, जो इंसान ऐसा करता है उसके मन में ही नफरत पैदा करती हैं, और वो इंसान चाह कर भी कभी खुश नहीं रह पाता है, अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ क्यों ना हो। फिर अगला है सपने कैसे हम पूरे कर सकते हैं। इस पे उन्होंने, हार्दिक महाजन भैया जी ने एक लिखा है कोट, इसको कह सकते हैं उनके विचार कि सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। सही बात है, रात को सो के तो हर कोई सपने देख सकता है। इस पे कितने मीम्स भी बनते हैं कि मेरा सपना था, मैं उसे पूरा करना चाहता था, आज मैं सोया अधूरा ही रह गया, अगले दिन मैंने सो के उसे पूरा कर लिया। पर असल में ऐसा नहीं है। सपने पूरे करने हैं तो रात में जो सपना देखा है फिर उसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए, उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पूरे होते हैं। जो ठान लेता है वही इतिहास लिखता है, सफल वही होता है जो हार नहीं मानता, जो गिर कर भी मुस्कुराता है और फिर से खड़ा खड़ा हो जाता है, उसी के सपने पूरे होते हैं। अगर कोई बड़ा सपना है तो उसको पूरा करने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आज देखा और कल सपना पूरा हो गया। बहुत इंसान हारता है, गिरता है, या कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि अब नहीं ऐसा हो पाएगा, हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, पर अचानक से एक मिरेकल होता है और उसका वो सपना पूरा हो जाता है। तो अगर इतिहास लिखना है, अपने सपने पूरे करने हैं तो जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह के बहुत अच्छे-अच्छे कोट्स इस पुस्तक में हैं जो मैंने पढ़े और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मोहब्बत पे भी 1-2 है, वो भी मैं बताती हूँ। कि प्यार में हारे नहीं तो प्यार किया ही नहीं, कि प्यार में हारे नहीं तो प्यार किया ही नहीं, इश्क की राहें आसान ही नहीं, जो हर हाल में साथ निभाए वही सच्चे दिल से चाहने वाला कहलाए। ये प्यार के लिए है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका, और तो कोई ऐसा होता नहीं है। तो इसी रिश्ते में होता है कि आपस में मतलब एक दूसरे का साथ, ज़रूरी नहीं है साथ ही रहें तभी साथ निभाया जाए, दूर से रह के भी एक दूसरे का साथ निभाया जा सकता है। और एक और है मोहब्बत पे ही कि सच्ची मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, बस एक दूसरे की फ़िक्र होती है। जहाँ मतलब जुड़ जाए मोहब्बत में, वहाँ फिर वो सिर्फ़ एक अधूरी दास्ताँ होती है।
जैसे रिश्तों में अगर मतलब आ जाए या विश्वास कम हो जाए तो फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मोहब्बत में भी है कि अगर कोई शर्त रखे कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या करूँगी, तो फिर ये मोहब्बत नहीं होती है, फिर एक एग्रीमेंट कह सकते हैं उसे। तो ये भी बहुत अच्छा कोट लिखा है। तो ऐसे ही बहुत सारे कोट्स उन्होंने लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे और प्रेरणादायक हैं। और इसमें जो ये फ्लावर बना है और ऊपर ये बना है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। मतलब अंदर जो इसे डिज़ाइनिंग दी गई है हर पेज को, वो बहुत सुंदर है। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि ये बुक विचारों की बूंदें, जो कि हार्दिक महाजन जी की है, स्वयं पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। ये अमेज़न पे ये उपलब्ध भी है, मुझे वहीं से आई है, भेजी गई है। तो किसी को अगर खरीदनी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक वहाँ पे डाल दूँगी। आप वहाँ से इसको ऑर्डर करके मँगा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। हैं तो छोटे-छोटे कोट्स ही, पर कहते हैं ना कि ये छोटी-छोटी बातें ही ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। जैसे प्रेमानंद जी ने राधा नाम से सभी की ज़िंदगी बदल दी है। तो वो 2 अक्षर का ही नाम राधा, लेकिन आज लगभग हर किसी की ज़िंदगी उससे बदल चुकी है। तो ऐसे ही इस बुक में भी हैं तो छोटे-छोटे कोट्स ही, 2-2 लाइन के, 4-4 लाइन के, पर अगर कोई चाहे इसे पढ़ के समझना तो उसकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, ये बुक मँगाइएगा, पढ़िएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको बुक कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक ये विचारों की बूँदें ये बुक भी, और ये हार्दिक महाजन जी की विचारों में सुविचार ये बुक भी, और एक ये उनकी बुक है कमेंट में कोट्स ये। तो ये तीनों बुक हार्दिक महाजन भैया की है जो मुझे उपहार में मिली है, और ये तीनों बुक ही बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और हार्दिक महाजन भैया जी को एक बार बहुत सारी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई उनकी पुस्तक के लिए। और मैं तो बस भगवान से यही कामना करूँगी कि आगे भी उनकी ऐसी ही बहुत सारी पुस्तकें आती रहें और हम सबको उनके विचार पढ़ने को मिलें, और उनकी जो मोटिवेशनल बातें हैं वो जानने को मिलें, और भी अच्छी-अच्छी बातें जानने को मिलें। और वो इसी तरह समाज में कहते हैं ना कि समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी कलम का प्रयोग करके हम अच्छे-अच्छे विचार देके लोगों के विचारों में बदलाव लाके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो हार्दिक महाजन भैया ऐसे ही और भी अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखें, अच्छे-अच्छे विचार लिखें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएँ, और उनकी पुस्तकें हमें पढ़ने को मिलती रहें। जय श्री राम।